हम्म। तो कैसा लगा क्वेश्चन बनाने में? क्वेश्चन कुछ बनाए? चलिए, कुछ बने होंगे, कुछ नहीं बने होंगे। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स वाला जो हम बताए थे सेकंड वाले में लेक्चर में, तो उसी में कहे थे कि थोड़ा सा उसको फिर से एक बार बताया जाएगा। उसको खोलने कॉपी में ज़्यादा बेटर है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हम लोग पढ़े थे, फिर से एक बार देखते हैं। ये आई जे के टर्म, इसके बारे में हम जान चुके थे ये सब चीज़। 1 1 यानी ये पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 3 सब जान चुके हैं। m इंटू n ये ऑर्डर रहा पूरे मैट्रिक्स का। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, ए आई जे m गुना n, आई जे जो है वो हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स के एलिमेंट का पोजीशन बताता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 3 5 -7 1 4, यह एक मैट्रिक्स है। तो इसमें यदि हम पूछें A1 2, तो 1 2 पर हमारा क्या है, पहला रो सेकंड कॉलम पर 3 है, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। ये हम लोग पढ़ चुके थे। तो आई जे यही है हमारा ए आई जे। आई की जगह 1 है, जे की जगह 2 है। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं फिर से एक बार कि ए आई जे m गुना n इज द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, देन ए इज कॉल्ड, हम लोग पढ़े थे स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसमें रो एंड कॉलम दोनों बराबर हो जाएं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इफ कंडीशन लिख देंगे m इज इक्वल टू n। तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है डेफिनेशन। Let Aij m गुना n इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, देन A इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स का जब m बराबर n यानी रो कॉलम बराबर। और ध्यान रहे रेक्टेंगुलर के बारे में क्या बताया था, जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, m इज नॉट इक्वल टू n। तो m नॉट इक्वल टू n क्या रहेगा, तो क्या रहेगा, m बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा। तो याद करिए हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये डेफिनेशन लिखा था, इसमें इसका ऑर्डर ये रह गया, यानी रो कॉलम से कम रहेगा, रो कॉलम से कम रहेगा, यानी m छोटा रहेगा, तो क्या कहलाएगा यह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। इसी तरीके में यदि ये वाला हम लिख देते हैं, ऐसा यहाँ पर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 3 इंटू 2 ऑर्डर, 1 2 3 2 कॉलम। तो ये वर्टिकल मैट्रिक्स का था। तो इसमें रो कॉलम से ज़्यादा रहेगा, रो कॉलम से ज़्यादा रहेगा, यानी m इज ग्रेटर देन n। तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन भी जरूरी है, हमको आगे भी काम देगा और ऑब्जेक्टिव में इसकी ज़रूरत है। हमें ये सीखना है। वो तो जो सिखाए थे तो बहुत सिंपल सा था, उसमें तो कोई भी समझ लेगा, लेकिन ये समझना जरूरी है। तो अब रो मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ध्यान रखिए हमने बताया था रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो होते हैं, एक ही रो, यानी m एक ही रहेगा, m इजकल टू 1, m एक ही रहेगा। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में क्या रहेगा, हमारे पास एक ही कॉलम रहेगा, यानी n की जगह 1 रहेगा। यह हमारा और रो एंड कॉलम मैट्रिक्स में क्या हमें लिखा हुआ है, रो कॉलम सबका मान 1 रहेगा। अब आ जाइए हम लोग जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स पर जाया जाए। जीरो मैट्रिक्स में देखा था कि जीरो मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल
या वर्टिकल यानी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर होने से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब यह है उसके कि उसके हमारे सारे के सारे एलिमेंट जीरो रहेंगे। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? Aij m into n is element of matrix A, then A is called zero matrix if। देखो यहाँ पर ये सारा जीरो, यानी A11 की जगह जीरो, A12 की जगह जीरो, A13 की जगह, सब की जगह जीरो। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर या कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ Aij बराबर जीरो होगा, दिस इज सिंबल ऑफ फॉर ऑल वैल्यू ऑफ I एंड J। देखो इसे कहते हैं फॉर ऑल वैल्यू, यानी I और J की जगह अलग अलग चीज रखोगे। I की जगह 1, J की जगह 1, तो ये बन जाएगा A11। I की जगह 1, J की जगह 1, तो A11। तो A11 का मान भी जीरो। I की जगह 1, J की जगह 2, A12 उसका मान भी जीरो। I की जगह 1, J की जगह 3, 1 3 उसका मान भी जीरो। यानी I और J की जगह अलग अलग चीज रखेंगे तो यह अलग अलग पोजीशन आएगा। इन सब पोजीशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो उसे हम लोग कहेंगे जीरो मैट्रिक्स। तो ये डिफरेंस हमको बहुत जरूरी है, ध्यान देना, समझना, ठीक है। फिर आगे डायगोनल मैट्रिक्स एक अलग चीज लिखाए थे और डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स एक अलग चीज लिखाए थे। तो हम लोग पहले एक बार डायगोनल मैट्रिक्स जो है वह मैट्रिक्स का आपको टाइप है, लेकिन डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का टाइप नहीं था। हमने बताया था क्या चीज, कि इसे हम कहते हैं डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा कहलाता है डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। तो इसके लिए स्क्वायर होना हमको जरूरी है। तो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स का हम लोग अलग से डेफिनेशन लिखेंगे। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स किसको, क्योंकि ये मैट्रिक्स का टाइप नहीं है। देखो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले यह जो Aij है m गुना n नहीं, यहाँ पर m गुना m होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ m और n दोनों बराबर रहेगा। तो इसको लिखेंगे लेट Aij m गुना m इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब कि यह इसका एलिमेंट है। तो डायगोनल किसको कहेंगे? देन Aij is called elements of diagonal if। ये डायगोनल है, यानी Ij बराबर इफ I इज इक्वल टू J, जहां I और J, मैट्रिक्स में तो बहुत सारा एलिमेंट रहा, जैसे कि ये रो रहा, यह कॉलम रहा, यह डायगोनल रहा। तो डायगोनल के एलिमेंट किसको कहेंगे? डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स क्या कहेगा? वह एलिमेंट कहलाएगा डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स जहां पर I और J आपस में सेम रहे। तो लेट Aij m गुना m, क्योंकि ये स्क्वायर होना आवश्यक है, m गुना m इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स A। देन Aij इज कॉल्ड Aij इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ डायगोनल। डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा कब? जब I बराबर J के रहेगा। ठीक, तो ये कहलाया डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग मैट्रिक्स का डायगोनल, अब ये है डायगोनल मैट्रिक्स। तो देखिए कॉपी में क्या लिखे हुए हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में लिखा हुआ था सबसे पहले डायगोनल होना जरूरी है, इसका मतलब स्क्वायर होगा। हमने बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में
डायगोनल में क्या हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, उसके अलावे सारा एलिमेंट हमको जीरो होना चाहिए। यानी इसको छोड़कर बाकी सारा हमको जीरो होना चाहिए। यानी ये वाले को छोड़कर सारा जीरो, यानी इसको छोड़कर ये जगह जीरो, यह जगह जीरो, यह जगह जीरो, यह जगह जीरो, यह सब जीरो। तो जरा ध्यान दो इस पर। डायगोनल में आई और जे तो आपस में बराबर हो रहा है, डायगोनल में आई और जे आपस में बराबर हो रहा है। आज जहाँ डायगोनल नहीं है वहाँ आई और जे आपस में बराबर नहीं है। फिर से डायगोनल में आई और जे आपस में बराबर हो रहा है, लेकिन जहाँ डायगोनल नहीं है वहाँ आई और जे बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्या चीज, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा कहाँ, इफ ए आई जे बराबर जीरो। कब, जब आई बराबर नहीं रहेगा जे के। यानी जब आई और जे आपस में बराबर नहीं रहेंगे, जहां पर आई जे बराबर नहीं रहेगा, यहाँ देखो यहाँ पर क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पहले ही बोल चुके हैं। डायगोनल में क्या हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब किससे है, जहाँ डायगोनल नहीं है मतलब ये सब हमारा जीरो होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ जीरो होना चाहिए ध्यान दीजिए वहाँ आई और जे आपस में बराबर नहीं है। अब आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में बताए थे, और साथ में इसको यह भी लिखना होगा कि m बराबर n, क्योंकि इसको m बराबर n, क्योंकि इसको स्क्वायर होना जरूरी है। डायगोनल सब जहां भी आ गया वहां स्क्वायर होना जरूरी है, जहां भी डायगोनल आ गया वहां स्क्वायर होना जरूरी है। फिर आगे स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, तो स्केलर में डायगोनल ही होना चाहिए जो हमने बताया था, बस इसके अलावे बाकी डायगोनल के सारे एलिमेंट जो भी रहेंगे सेम रहेंगे। यानी हम लोगों ने यह भी देखा था कि यहाँ पर ऐसा भी एलिमेंट हम लिख सकते थे 0 -3/2। क्या है एलिमेंट उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी रहे वह सेम रहना चाहिए। फिर से एक बार और थोड़ा देख लेते हैं। एलिमेंट क्या है हमको उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी है वह सब सेम रहना चाहिए, यह कहलाएगा हमको स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल में होना जरूरी है। इसका मतलब कि यहाँ पर हमको m बराबर n यानी स्क्वायर होगा। दूसरी बात क्या है, यहाँ बहुत सारे कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो, डायगोनल को छोड़कर सारा जीरो, और जहां भी डायगोनल है वहां क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो भी है वह तीनों सेम रहना चाहिए। ध्यान, तीनों या जो भी हो, यहाँ 5 है तो सब जगह 5, यहाँ -3/2 है सब जगह वही, यहाँ 0 है, जो हो उससे मतलब नहीं, तो सब जगह सेम रहना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक कंडीशन तो यह लिख दिया जाए कि इस जगह m बराबर n स्क्वायर होना आवश्यक है। अगला कंडीशन ध्यान दीजिएगा, ए आई जे बराबर 0। कहाँ 0, जहाँ यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यानी कहाँ, जहाँ आई बराबर नहीं जे के। और साथ में कंडीशन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ, यानी इस जगह। तो यानी जहाँ आई जे बराबर हो वहाँ क्या हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो भी है वह सब सेम हो। तो हम लोग बेटा इसको रियल नंबर भी यहाँ लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं। तो रियल लिख देते हैं, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। रियल भी देखो, रियल लिखे हैं, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकते हैं, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देते हैं, C फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है।
फिर से कह दे रहे हैं, स्क्वायर स्केलर मैट्रिक्स में क्या रहेगा, जहां m बराबर n यानी स्क्वायर होना जरूरी है, उसके बाद वह जगह पर जीरो रहेगा जहां डायगोनल नहीं है, यानी i बराबर j के नहीं है। अब बाकी जहां i बराबर j है वहां क्या रहेगा, यहाँ डायगोनल में क्या रहेगा, जो भी रहेगा सब सेम रहेगा, वह कहलाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। अब आगे इसी में एक आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम इसी में आगे समझाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सोचिए खुद से इसका कंडीशन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में हमेशा 1 रहेगा। सोचा जाए क्या लिखेंगे इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल में हमेशा 1 रहेगा। फिर हम लिखेंगे, फिर सोचिएगा कि सही सोचे या गलत सोचे। यही चीज रहेगा, बस यहाँ पर यहाँ 1 हो जाएगा। पहला काम तो इसको भी हमको रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर होना जरूरी है, और दूसरा स्केलर में ही जहाँ जहाँ कोई भी एलिमेंट हो रहा था उस जगह क्या लिखा जाएगा 1। तो पहले तो यहाँ हो जाएगा aij बराबर 0, कहाँ, जहाँ i बराबर नहीं j, और आगे हो जाएगा 1 जहाँ i बराबर j, यानी डायगोनल में 1 बाकी जगह 0 0। ये हमको ध्यान दे रखना है। इसके अलावे भी कुछ और देखे थे, नहीं देखे थे तो आज हम लोग देख लेते हैं। एक होता है, उसको खुद से समझिएगा, हम एग्जाम्पल देंगे, डिफिनेशन समझना है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो समझना है। ये हमको हो गया, ऊपर वाला हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जिस मैट्रिक्स में डायगोनल, फिर डायगोनल आ गया, तो पहला बात डायगोनल आ गया, यानी यहाँ पर m बराबर n होना आवश्यक है। स्क्वायर तो होना आवश्यक ही है। सोचो लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल थे ऊपर में 0,
यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। सोचिए तो, यहाँ जीरो किसमें, लोअर में, यहाँ जीरो जहाँ आई जे से कम है, आई जे से कम है, आई जे से कम है, तो क्या लिखेंगे, इफ ए आई जे बराबर जीरो, आई इज लेस देन जे, ये कहलाएगा लोअर ट्रिंगुलर। तो कहने की जरूरत नहीं, अपर ट्रिंगुलर किसे कहेंगे, इस जगह जीरो, इस जगह जीरो, इस जगह जीरो, आई ज्यादा है जैसे, आई ज्यादा है जैसे, आई ज्यादा है, तो क्या लिखेंगे, ए आई जे बराबर जीरो जहां आई इज ग्रेटर देन जे, ये हमारा अपर ट्रिंगुलर। तो फिलहाल अभी के लिए इतना, ये समझे। फिर से बता दिया जाए, अपर ट्रिंग लोअर ट्रिंगुलर में डायगोनल के ऊपर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ, यानी आई जे से कम, और अपर में नीचे जीरो जहाँ आई जे से ज्यादा। तो इस सब को ध्यान देना है, ये सब डिफिनेशन है। इसके अलावा बहुत सारे अभी और डेफिनेशन है, इतना पर काम खत्म नहीं हुआ, बहुत सारे बाकी हैं। सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन सब बना रहे हैं, बहुत क्वेश्चन है, इसको बनाना है। एक दो क्वेश्चन हम थोड़ा सा और आज बताते हैं। कुछ बच्चे बना रहे होंगे, अभी तो इसमें बहुत क्वेश्चन बताने हमको हैं, इतना बड़ा काम नहीं चलेगा। एक थ्योरी भी बहुत ज़्यादा है, अभी बहुत ज़्यादा थ्योरी बाकी है, ये स्टार्टिंग है। मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा, बनाया होगा। आइए एक क्वेश्चन बता देते हैं। एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ two matrices एक cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा साइन थीटा, and is a zero matrix when theta and phi differ by an odd multiple of pi by 2। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है। क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे।
देखा जाए। फिर बोल दे रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस तक जो जो क्वेश्चन किताब में दिखाई दे रहा है उसे बनाया जाए। कुछ ऐसे होंगे जिसमें a⁴n करना होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वह बनेगा 11th में टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, उस पर वो हम बताएंगे। पहले इस सवाल को समझा जाए। हमें प्रूव करना है इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एक जीरो मैट्रिक्स होगा। कब? जब यह गिवन है। अच्छा, वो बाद में चर्चा करें क्या गिवन है, पहले इसको मल्टीप्लाई किया जाए, इसका और इसका प्रोडक्ट। क्वेश्चन मिला ले एक बार, सही है गलती है। cos स्क्वायर थीटा cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर फाइव cos फाइव साइन फाइव cos फाइव साइन फाइव साइन स्क्वायर फाइव। चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। जैसा कि हमने बताया था, पहले रो को दोनों कॉलम से बारी बारी से प्रोडक्ट cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर फाइव, वेरी गुड, प्लस इसको इससे cos थीटा साइन थीटा cos फाइव साइन फाइव, फिर इसी को दूसरे से cos स्क्वायर थीटा cos फाइव साइन फाइव, प्लस cos थीटा साइन थीटा साइन स्क्वायर फाइव। फिर आ जाइए सेम प्रक्रिया सेकेंड रो में। पिछले वीडियो में देखा था cos थीटा cos साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू में फिर से इसको इसके सॉरी प्लस इसको इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा cos फाइव साइन फाइव, फिर इसको cos थीटा साइन थीटा cos फाइव साइन फाइव प्लस फिर से बात चेकअप कर लिया जाए, अपने पता चलेगा। कुछ बच्चों ने मैसेज भेजा था कि दो दो वीडियो नहीं डाला जाए। क्यों? छोटा छोटा वीडियो है और थ्योरी तो अभी थोड़ा ही सा दिए हैं, अभी तो प्रॉब्लम बता रहे हैं। देखिए, इस पूरे में से कुछ कॉमन निकाला जाए। cos थीटा cos फाइव, तो यहां बचेगा cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव। यहां से भी कुछ कॉमन सोचा जाए। cos थीटा है और साइन फाइव कॉमन निकलेगा, तो यहाँ cos थीटा cos फाइव प्लस साइन थीटा साइन फाइव, सेम सोचा जाएगा कॉमन। एक तो cos फाइव निकलेगा और एक साइन थीटा, यानी साइन थीटा cos फाइव कॉमन। तो साइन थीटा cos फाइव निकल गया, तो क्या बचा यहाँ पर? प्लस साइन थीटा साइन फाइव। फिर यहां से कॉमन देखा जाए, साइन थीटा साइन फाइव, यहां भी है, तो cos थीटा cos फाइव प्लस, अब अगर थोड़ा सा पिछले क्लास वाला भी फार्मूला ध्यान दें, cos A cos B प्लस साइन A साइन B,
फिर यहाँ पर cos A माइनस बी, यहाँ भी cos A माइनस बी, और यहाँ भी अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। थीटा एंड फाई डिफर बाय ए ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यानी क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है थीटा माइनस फाई बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, यह गिवन है। तो ऐसा रहने पर हम लोगों ने पढ़ा है कॉस, यानी कॉस में इसका वैल्यू होता है 0। ट्रिगोमेट्रिकल इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन 11th में है। इसके लिए कॉस का वैल्यू 0, तो इसके लिए जब ये आ गया और यह 0, यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे ये वाला, तो यह 0 यानी पूरा 0 0, यानी यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा 0 0 0 0, यही ना हमें प्रूफ करना था जीरो मैट्रिक्स। तो यही क्वेश्चन हमारे पास कंपटीशन में आ जाता है कि इफ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स देन डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड फाई इज इक्वल टू व्हाट। यह इकलौता क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे, यह कंपटीशन में भी आता है। तो इसको देखें, समझें और प्रॉब्लम बनाएं, और अभी बनाते रहें प्रोडक्ट वाला। प्रोडक्ट का हम कुछ और डाउट्स बताएंगे, इसके बाद आगे की थ्योरी बताएंगे। अभी प्रोडक्ट्स वाला बनाते रहें, और जो नहीं बने थोड़ा सब्र करें, और नहीं तो क्वेश्चन पूछें हमसे, फिर हम उसका सॉल्यूशन देंगे। थैंक यू।